हाँ जी भाई, पिछले टर्म पे मैंने क्वेश्चन दिया था, हो गया भाई? नो सर, वो नहीं हो पाया। किसी का भी नहीं हुआ? वो सर मेरा भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, नंबर एक, नए बच्चे कौन कौन हैं? नए बच्चे जो भी हैं भाई, मैं आपको बता देता हूँ। खुशी है शायद, और एक राजू हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाई, आपको जो अभी पुराना टॉपिक चल रहा है पहले तो उसको कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा बीच में मैं ओवरव्यू दे दूंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा जितना आगे यूज पड़ेगा। तो नया टॉपिक आज स्टार्ट करूंगा मैं, नॉर्मेलिटी स्टार्ट करूंगा एग्जैक्टली। तो वहां से आप लेना, और पुराने को हम कहीं भी रिव्यू कर लेंगे, वो मैं रिव्यू करा दूंगा आपको। देखिए बच्चों, मैं आपको एक पहली बात बता देता हूँ, मैं किसी भी बच्चे के लिए, सबके लिए बोलता हूँ, जो मुझे ये कहता है ना कि मैं एक क्लास करके मास्टर को जज कर लूंगा, समझ गए, वो पढ़ नहीं सकता। ये मेरे से लिख के ले लेना, समझ गए ना? ऐसा होता नहीं है इतना, क्योंकि जो एफर्ट मैं लगाता हूँ ना उससे समझ में ना आए। इतना तो हो सकता है कि आज नहीं समझ आएगा, कल समझ में आएगा, बिकॉज ऑफ देयर इज सम लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी। एग्जैक्टली जिस समय हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है ना, और रियलिटी बता रहा हूँ मैं अभी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, देयर इज सम गैप बिटवीन मी एंड द कंप्यूटर। एग्जैक्टली यहाँ पे जो गैप बनता है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा एक एनर्जी लेवल जो है वो नहीं पहुंच पाता। मुझे जो एनर्जी लेवल से मैं पढ़ाता हूँ ना, वो एनर्जी लेवल आपने अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि ऑन बोर्ड ऑफलाइन क्लासेस में मैं 6 घंटे 6 घंटे रेगुलर, 2-2 घंटे की क्लास, 3-3 क्लास में रेगुलर खड़े होकर लेता हूँ, और खड़े होकर मूव करके लेता हूँ। मुझे मूव करके मजा आता है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये इस तरीके का प्रोसेस है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आप सभी को इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटे, अगर आप जब पढ़ रहे हैं ना, आप मेरे से पढ़ने आए हैं ना, तो ये बात गारंटी है कि मैं आपको जहां मैं ले जाना चाहता हूँ, ये मेरे दिमाग में है कि मुझे कहाँ लेके जाना है आपको। दूसरी चीज, जैसे मैं कहूंगा वैसे आप करेंगे तो 100%, कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती जो समझ में ना आए। केमिस्ट्री है, सब 99%, 95% बच्चे बोलते हैं सर समझ में नहीं आती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ तरीके सीखने हैं। जिस समय पहले तरीके मेरे होंगे, उसके बाद सेकंड तरीके आपके होंगे। जब आप अपने तरीके से क्वेश्चन को करना सीख जाएंगे, यू आर रेडी फॉर एनी कंपटीशन। मुझे इतना पता है, आप जब किसी भी क्वेश्चन को अपने तरीके से, किसी भी वे से, मैथमेटिक्स के तरीके से, फिजिक्स के तरीके से, केमिस्ट्री के क्वेश्चन को केमिस्ट्री के तरीके से, जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं, अगर जिस समय आपके टिप्स पे ये चीजें हो जाएंगी, समझ लेना आप आईआईटी फोड़ने वाले हैं। ये एक क्लैरिटी होती है, ये पता करने का एक तरीका होता है। मैं आपको बता देता हूँ। तो सीधी सी बात है भाई, नए बच्चों से भी यही रिक्वेस्ट है, ये मत सोचना। देखो, एक क्लास में आप मुझे जज नहीं कर सकते, सीधी सी बात बोलता हूँ, और ना कोई नहीं जज कर पाता, कोई नहीं जज कर पाता। फ्रीक्वेंसी जिस समय मैच होती है तो अब मैं समझ में आता है, सबको समझ में आता है भाई। ऐसा कोई नहीं होता, कोई एक बच्चा होता है कि 100 में से 5 बच्चे हो सकते हैं जो ये कहेंगे कि हाँ सर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मैं उनको भी समझा सकता हूँ, इतना मुझे पता है। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है बच्चों? तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखो शुरू से स्टार्ट करते तो कुछ और बात होती है, और आप बीच में आए हैं तो थोड़ा सा, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम नए टॉपिक से जब स्टार्ट करेंगे तो वहां से आप पकड़ने की कोशिश करना। लेकिन अगर कुछ जानकारी पहले से है तो आगे से भी, यहाँ से भी पकड़ सकते हैं आप। तो मेरा क्वेश्चन क्या था बेटा? मेरा क्वेश्चन ये था आपसे, देखो हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे थे, मैंने आपको कंसंट्रेशन के बारे में बताया था। कंसंट्रेशन क्या थी बच्चे? कंसंट्रेशन के बारे में थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। कंसंट्रेशन क्या चीज थी बच्चे? कंसंट्रेशन थी, अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मेन चीज थी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, इसी को हमने कहा था प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब एक बात बताया मैंने आपको, एक चीज कही थी कि जिस तरह एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म हो सकती हैं भाई, होती तो एनर्जी है ना, होती तो एनर्जी है, लेकिन देयर आर सम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म होती हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, अच्छा जी, और जी थर्मल एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। देयर आर सम सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, लेकिन नाम तो एनर्जी है, वर्क है, लेकिन नाम तो एनर्जी है। सेम कॉन्सेप्ट कंसंट्रेशन के साथ है। कंसंट्रेशन में
मैंने तुम्हें कितने टाइप की कंसंट्रेशन पढ़ाई थी? अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट एग्जैक्टली वाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट, वाई नॉट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तुम्हें बताया था मैंने कि एक बाल्टी है, एक बाल्टी में पानी भरा है, दो बाल्टी ली है, दोनों में पानी भरा है, एक में दोनों में इक्वल वॉल्यूम पानी भरा है। दोनों में जब इक्वल वॉल्यूम पानी भरा है तो एक बात बताना बेटा कि जब इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाली, इसमें कितनी डाली मैंने? 2 स्पून ऑफ शुगर इसमें डाली मैंने। अच्छा चलो नमक डालते हैं, चीनी से थोड़ा पता नहीं चलेगा, नमक डालते हैं। जब नमक डालोगे क्या होगा? 2 स्पून सॉल्ट इसमें डाली और इसमें डाला हमने 2 ग्लास ऑफ सॉल्ट। अच्छा एक बात बताना बच्चे, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि कौन सा ज्यादा नमकीन होगा? आप बताएंगे ये ज्यादा नमकीन होगा। एक्चुअल में नमकीन फ्लेवर ऑफ द सॉल्यूशन, सोल्यूट सॉल्वेंट में मिल चुका है, सोल्यूट सॉल्वेंट में मिल चुका है। जब सॉल्वेंट तो कैसा था? दैट इज वाटर। सॉल्वेंट कैसा था? दैट इज टेस्टलेस बिफोर दैट इज टेस्टलेस। और जब हमने इसमें नमक डाल दिया, 2 गिलास नमक डाल दिया, तो ये नमकीन हो गया। अगर ये नमकीन हो गया, इसका कारण क्या है? इसका कारण है सोल्यूट, इसका कारण है सोल्यूट। इसका मतलब क्या है? सोल्यूट की वजह से ये नमकीन हुआ है। अल्टीमेटली सोल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है दैट इज द नमकीन, वो आती है किससे? नमक की वजह से, मतलब सोल्यूट की वजह से। अल्टीमेटली कंसंट्रेशन, अब कंसंट्रेशन पे बात करते हैं। ये भी नमकीन है, ये भी सॉल्यूशन नमकीन है, ये सॉल्यूशन भी नमकीन है, लेकिन ये लेस है और ये हाई है और ये ज्यादा है, मोर है। तो कहने का मतलब ये है ये मोर सॉल्टी है, मोर नमकीन। हिंदी में लिख दूं मैं, हिंदी में लिख दूं भाई, मोर नमकीन है और ये लेस नमकीन है। बच्चे अगर ये ऐसा है तो ये नमकीन तुम कैसे बता रहे हो? नमकीन तो दोनों है, एक ज्यादा है एक कम है। ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? सोल्यूट के ऊपर। अल्टीमेटली नमकीन फ्लेवर ऑफ द सॉल्यूशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब ये है जो कंसंट्रेशन है वो टेस्ट है, कम है या ज्यादा है ये हम बता सकते हैं, कम नमकीन है या ज्यादा नमकीन है ये हम बता सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है सोल्यूट के ऊपर। जिसमें सोल्यूट ज्यादा है तो उसका मतलब उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है, और जिसमें कम है इसका मतलब उसमें कंसंट्रेशन कम है। ये कंसंट्रेशन थी, और कंसंट्रेशन के हमने कई तरीके से यूज किए थे। पहला कौन सा था? हमने बाई वेट परसेंट। दूसरा क्या बोला था हमने? बाई वॉल्यूम परसेंट। और दूसरा क्या नेक्स्ट क्या बोला था हमने? थर्ड वन वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। और नेक्स्ट क्या बोला था हमने? फोर्थ नंबर बोला था हमने बाई वेट बाई वॉल्यूम। हाँ जी, नेक्स्ट क्या बोला था हमने? परसेंट नहीं था इसमें। फोर्थ के बाद हमने बोला था फिफ्थ, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में बोला था। मोल फ्रैक्शन के बाद हमने किस में बोला था? मोल फ्रैक्शन के बाद और कुछ याद आता है किसी को? सिक्स्थ हमने पीपीएम बोला था। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन बोला था, यानी 10 लाख में। ये परसेंट का मतलब होता है इन 100, परसेंट का मतलब होता है इन 100 वॉल्यूम है तो 100 मिलीलीटर, वेट परसेंट है तो 100 ग्राम, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। समझ रहे हैं ना बेटे? मैं मतलब समझाता हूँ। और इन द इसमें 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, चीजें समझते चलना। पीपीएम हो गया। सेवंथ हमने एक और बताया था। सेवंथ क्या बताया था बेटे? मोलैरिटी बताई थी। मोलैरिटी के बाद हमने मोलैलिटी बताई थी। इसके बाद हमने मोलैलिटी बताई थी, और यहाँ पर हमने क्वेश्चन को रोक दिया था, यहाँ पे क्वेश्चन करने स्टार्ट किए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई देखो, केमिस्ट्री में हमने एक बात कही है, केमिस्ट्री में कोई भी चीज अमाउंट कैसे मेजर करते हैं? केमिस्ट्री में कोई भी सब्सटेंस और कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस इज मेजर्ड, कोई भी सब्सटेंस को मोल की टर्म्स में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? मोल्स की टर्म्स में मेजर करते हैं। आया समझ में?
MEASUREMENT, मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। बोलो जल्दी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बेटा हमने एक बात कही थी, चाहे कोई किसी भी चीज में दिया हो, अगर ग्राम में दिया है, अगर ग्राम में दिया है तो हम उसे मोल में बनाने के लिए उसे डिवाइड कर देंगे मोलिकुलर वेट से, तो ये बन जाएंगे क्या? मोल बन जाएंगे। उसके बाद हम क्या करते थे, अगर मुझे दिया है नंबर ऑफ पार्टिकल की फॉर्म में, नंबर ऑफ पार्टिकल की फॉर्म में, नंबर ऑफ पार्टिकल की फॉर्म में दिया है, तब हम इसको डिवाइड कर देंगे Na से, तब हम डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, ये मोल बन जाएगा। और अगर मुझे वॉल्यूम के टर्म्स में दिया है, इन केस ऑफ गैस, अगर इन केस ऑफ गैस और gases at NTP at STP, कंडीशन अप्लाइड at STP, अगर मुझे ऐसे दिया है तो क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं 22.4 लीटर से, तो ये फिर मोल बन जाता है। कहानी समझ में आ रही है? तो अल्टीमेटली हर कुछ मोल की टर्म्स में होना चाहिए भाई। सबकी यूनिट होती है, हमारे यहाँ भी यूनिट है, हमारे यहाँ यूनिट कौन सी है भाई? मोल है, याद रखियो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मेरा क्या, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? जोर से हाथ बोल के बताएगा जल्दी से कि कोई परेशानी भाई। चले आगे, हाँ नो चलिए, सर। शाबाश। चलिए इसके बाद मतलब ये मेरा 10 मिनट का रिव्यू था, आगे चलता हूं मैं। अब तीसरी को टर्न पे मैं क्वेश्चन का आंसर देता हूं। बेटा क्वेश्चन क्या दिया था? 98% ऑफ H2SO4। बेटा एक बात ध्यान रख लेना, इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं मेरे बच्चों, मैं एक बात बताता हूं, बच्चे मीनिंग समझना सीखो। बच्चों मीनिंग रटना नहीं है, ना कोई फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला जहां जरूरत पड़ेगी वहां याद कराऊंगा, उससे पहले तुम्हें सीखना है कि क्या कर सकते हैं। तुम्हें इतना बड़ा दिमाग दिया है ब्रह्मांड के बराबर, उसका यूज करना है। अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है, कक्षा 2 में थे, कक्षा 2 में परसेंटेज निकाला करते थे, कक्षा 2 में निकालते थे कि कक्षा 5 में निकालते थे? कक्षा 5 में परसेंटेज निकालते थे, तो उसी का तो यूज करना है भाई। हाँ जी, तो क्या करना था बच्चे, मुझे क्वेश्चन दिया था ये 98% ऑफ 98% ऑफ H2SO4 दे रखा था। अच्छा, और बाई वेट दे रखा था 98% बाई वेट, बाई वेट। ठीक है बच्चे, बाई वेट दे रखा है, तो इसका मतलब इसके बाद और डेंसिटी गिवन थी बेटा कितनी? 1.88 ग्राम पर मिलीलीटर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बात समझ गए? हाँ ठीक है। और निकालना क्या था, निकालना क्या था? अब ये दिया था, क्वेश्चन पूछा था हमारे से, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एसिड टू मेक हैज टू बी ऑफ एसिड दैट हैज टू बी टेकन टू मेक 0.2 m H2SO4 सॉल्यूशन। मतलब ये दिया है, ये दिया है, ठीक है बेटा। तो इसी का मुझे कौन सा सॉल्यूशन बनाना है? 0.2 m H2SO4 का सॉल्यूशन बनाना है। उसके लिए मुझे कितना अमाउंट चाहिए एसिड का, यही तो पूछा है, यही पूछा है ना। व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एसिड चाहिए। अच्छा, तो बस वॉल्यूम ऑफ एसिड चाहिए भाई। एसिड मतलब इसी की बात कर रहा है, वो H2SO4 की बात कर रहा है, तो ये फाइंड करना है, ठीक है बाबू। अच्छा एक बात बताना, तुम मुझे सोचना, दिमाग लगाना थोड़ा सा। ये लाइन देने से, ये लाइन देने से, ये वाली लाइन सबसे ज्यादा परेशान करती है, मैं बता देता हूँ। इसका मतलब ये है, सोचना, दिमाग लगाना थोड़ा सा। मुझे इस मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाना है, मुझे इस मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाना है। इसका मतलब मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। मोलैरिटी कितनी है? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन जो बनाना है इक्वल टू 0.2 दे रखी है, दैट इज m। 0.2 मोलैरिटी दे रखी है, तो इसका तो इसी का फॉर्मूला जनरेट कर लो पहले। 0.2 एज इट इज और इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट बल्ब वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। ये निकालना है, समझ गए ना बात को? वॉल्यूम निकालना है, और नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं हमें पता, नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं पता, ऐसा है क्या? नहीं पता ना, तो यहाँ से ये रास्ता दे रखा है इसका बनाने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए यहाँ से रास्ता दे रखा है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं लिख दूंगा, तो V निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? V निकालने के लिए क्या चाहिए मेरे को? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। सीधा सीधा पता क्या करना होता है, उस आंसर पे जाओ जिस आंसर पे आपको जा सकते हो, ठीक है ना। मोल्स ऑफ H2SO4
डिवाइड बाई 0.2, ठीक है जी। तो इसमें हमें, तो मैं बात करता हूँ यहाँ से, इसकी बात करते हैं 98% से क्या रास्ता मिल सकता है। ठीक है, तो जी 98% का बाई वेट, जब भी बात समझ लेना 98% बाई वेट में क्या है, 98% बाई वेट का मतलब क्या होता है, बाई वेट H2SO4, इसका मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा मुझे इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है 100 ग्राम H2SO4 सॉल्यूशन में, हाँ 100 ग्राम H2SO4 सॉल्यूशन है, 100 ग्राम H2SO4 सॉल्यूशन है, उसमें कितना है बेटा, उसमें कितना है 98 ग्राम 98 ग्राम ऑफ H2SO4 है। H2SO4 हाँ जी 98 ग्राम H2SO4 है, ठीक है जी। अच्छा 98 ग्राम H2SO4 है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हमें तो यहाँ वॉल्यूम एक निकालना है, पिछली लाइन से हमने देखा है। इसमें हमें क्या चाहिए, हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स किसके चाहिए, H2SO4 के। अगर मोलैलिटी 2 रखनी है, अगर मोलैलिटी हमें 2 रखनी है, मोलैलिटी 2, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे पता चल जाए, तो इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल कितने होंगे भाई 98 ग्राम में। 100 ग्राम H2SO4 है मेरे पास, 100 ग्राम H2SO4 सर में, इसका आंसर क्या 5 है? मिनट देखता हूँ मैं। सर इसका आंसर क्या है? एक मिनट बेटा मैं देखता हूँ एक्चुअली आंसर इसमें, एक मिनट देख के बताता हूँ आंसर में मोलैरिटी क्या है ना। इसका आंसर तो है, अभी फिलहाल तो मैच नहीं कर पाऊंगा मैं, अभी अवेलेबल नहीं मेरे पास भाई आंसर, क्वेश्चन था मेरे पास। हाँ जी तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मुझे एक बात बताओ आप, 0.2 मोलैरिटी का मतलब क्या है, एक मोल यहाँ पर 100 ग्राम H2SO4 सॉल्यूशन है, 100 ग्राम H2SO4 सॉल्यूशन में 98 ग्राम H2SO4 है मेरे पास। तो अगर इसे देखा जाए तो इसकी डेंसिटी, ये ग्राम दे रखे हैं, ग्राम दे रखे हैं बेटा, तो 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मेरे पास 100 ग्राम इंटू 1.8, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, कोई बच्चा बताएगा मुझे इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 180 मिलीलीटर होगा ना, 180 मिलीलीटर होगा। कोई डाउट किसी को, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि 180 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन कंटेन्स कितने ग्राम, 98 ग्राम ऑफ H2SO4। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, तो ये बात समझ में आ रही है भाई मेरे यस पास। सर। हाँ जी। अच्छा तो अगर एक और बात बताओ कि 98 में कितने मोल बनेंगे H2SO4 के, रीजन क्या है बेटा, मुझे वो एक मोलैरिटी, मोल बनेगा। एक मोल बनेगा, मुझे मोलैरिटी के पास जाना है, मुझे किसके पास जाना है, मोलैरिटी के पास जाना है। मोलैरिटी के पास ले जाकर मैं आपको छोड़ दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन।
तो एक बात बताओ मुझे, 180 मिलीलीटर सॉल्यूशन कंटेन्स कितना, 98 ग्राम, यानी सीधा सीधा लिख सकता हूं मैं 98 मोल 98 डिवाइडेड बाई 98 98 क्या है, 1 मोल मोलिकुलर वेट है ना बेटा 98। 5 आना चाहिए आंसर सर। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैच कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। 1 मोल, इसका मतलब एक बात बताना बेटा मुझे, इसका मतलब, अच्छा एक बात बताओ छोटी सी, वॉल्यूम निकालना है कि नहीं निकालना है ना? वही तो निकालना। हाँ हाँ हाँ, तो एक मोल H2SO4 प्रेजेंट इन, लैंग्वेज समझना, प्रेजेंट इन 180 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा नो सर कोई डाउट ठीक नहीं है है। बेटा, मोलैरिटी गिवन है इधर, मोलैरिटी कितनी गिवन है बेटा, 0.2 m। इसका मतलब क्या है, कोई बच्चा मुझे बताएगा, इस लाइन का मतलब क्या है, कोई बच्चा मुझे बता दे इस लाइन का मतलब क्या है, 0.2 m मोलैरिटी का। मतलब कि 1 लीटर वॉल्यूम में इतना नंबर ऑफ मोल्स होगा। शाबाश, बस डेफिनेशन से जाना है, डेफिनेशन से पता चल, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना ये डेफिनेशन से जुड़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो 0.2 इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं लाइन, मैं सिर्फ इतनी बातें बता रहा हूं भाई जानबूझ के, नहीं तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी इतनी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0.2 m मीन्स, भाई डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। 0.2 m मीन्स 0.2 moles, 0.2 moles of H2SO4, of H2SO4. According to question, 0.2 moles of H2SO4 present in 1 liter solution. यस सर। ठीक है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में है ना इतने 0.2 मोल। अच्छा, और ये एक रास्ता मुझे दे रखा है, ये दे रखा है, तो 0.2 मोल चाहिए ना मुझे, तो कितने चाहिए मुझे, 0.2 मोल चाहिए। 0.2 मोल तो एक मोल है कितने में, 180 मिलीलीटर में। आगे चल दूं मैं, यस सर। ये लाइन मिली है ऊपर से, ये लाइन मिली है 98% बाई वेट H2SO4 से, 100 ग्राम H2SO4 98 ग्राम, इसका मतलब है बाई वेट का मतलब है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी का यूज करके हमने वॉल्यूम निकाल लिया, क्योंकि वॉल्यूम का रिलेशन चाहिए मुझे। तो 180 मिलीलीटर में कितने हैं, 1 मोल है, तो इसका मतलब 1 मोल H2SO4 प्रेजेंट है कितने, 180 मिलीलीटर में। तो 0.2 मोल Yes, कितने sir. में होगा, 0.2 मोल कितने में होगा, 0.2 मोल प्रेजेंट, इसलिए 0.2 मोल्स ऑफ 9 ml। H2SO4, हाँ सर 9 ml। हाँ हाँ, प्रेजेंट इन कितने में बेटा, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 180, 180। 18 दूनी 36, 36 नहीं बनेगा, 900। अबे 9 कैसे बनेगा, 9 कैसे बनेगा भाई, एक मोल प्रेजेंट है कितने में, 180 में, ऐसा ही तो लिखा था। पीछे लाइन क्या लिखी हुई है, यस सर। ये लिखी हुई है, एक मोल H2SO4 प्रेजेंट है कितने में, एक मोल H2SO4 प्रेजेंट इन 180 मिलीलीटर सॉल्यूशन। तो 0.2 मोल कितने में प्रेजेंट होगा, कोई बताएगा मुझे, 0.2 इंटू मल्टीप्लाई कर दो यार, गलत है क्या, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, यानी सही है यस ना, सर। तो तो कितना आ जाए, 36 ही है। 36 ml आएगा, 36 ml आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं सर। क्लियर हुई बात, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो भाई। सर 0.2 को 2/10 लिखेंगे। अरे लिख ले भाई, 2/10 लिख ले 2/10 लिख ले, हर बात एक ही होगी। ये ले 0.2 इंटू 180 ले भाई, हम तो हाँ सर हम डिवाइड कर दिए थे। हाँ मुझे समझ गया था, मैं समझ गया था क्या कर दिया, ठीक है ना, तो 10 हो गया, ये कट गया, 18 दूनी 36 आ गया, ले भाई, कोई दिक्कत हो तो बताना भाई यहाँ तक। हाँ रुद्राक्ष, Yes, बात समझ में आई? यस सर। हाँ बेटा एक बात समझना, मैं क्लियर बता देता हूँ तुम्हें, देखो दो चीजें हैं, एक तो फॉर्मूला भी बना सकते हैं हम इससे, नंबर 1, नंबर 2, देखो आपके पास दूसरा क्वेश्चन हो सकता था, मैं बता देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन आपको दिया हो सकता था ऐसे भी, 98% सॉल्यूशन है ऑफ 98% बाई वेट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, ठीक है बच्चे,
ये हो सकता था। और वो कहता इसकी मोलैरिटी बताओ, और वो कहता इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताओ। समझ गए कि नहीं समझ गए? इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताओ। इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैसे निकालते? इस सॉल्यूशन के ये लाइन तुम्हें पता, जैसे ये लाइन दिख जाए ना तुम्हें, तुम समझ जाना 98 ग्राम बाई वेट है ना, तो बाई वेट प्रेजेंट इन, तो 1 मोल हो जाएगा। हाँ प्रेजेंट इन कितने में बेटा? 100 ग्राम। 100 ग्राम में, 100 ग्राम। 100 ग्राम में। तो फिर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम में आ जाएगा। तो अगर मैं डेंसिटी इतनी ही ले लूं, डेंसिटी इक्वल टू 1.8 ही ले लूं, मैं 1.8 ले लूं, तो 1.8 ग्राम पर 180। मिलीलीटर ले लेंगे तो 180 आ जाएगा। तो यानी सीधा आ जाएगा यस सर। 100 ग्राम सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? 1.8 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 180 ml आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ से ये निकल के आता है कि 180 ml 180 ml कितने में प्रेजेंट है बेटा? 180 ml कितने में प्रेजेंट है? 180 ml में कितना प्रेजेंट? 180 ml में प्रेजेंट है 1 मोल। ठीक है, तो एक में कितना प्रेजेंट होगा? एक में कितना प्रेजेंट होगा? 1/180। तो 1000 में कितना होगा? वही तो मोलैरिटी हो जाएगी। तो 180 1/18 0 इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर दो, और ये आ जाएगी इसकी 18/100/18, ये आ जाएगी इसकी मोलैरिटी आ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? तो अब इसी पे एक क्वेश्चन मोलैरिटी का कर लेते हैं। नो सर। नहीं आया समझ में? अरे सर मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है बेटा, चलो जी। तो हम बात कर रहे थे अब इसी पे क्वेश्चन पे मोलैरिटी भी फाइंड कर लेते हैं। तो मोलैरिटी कैसे फाइंड करोगे बेटा? करा था इस पे क्वेश्चन मोलैरिटी पे, तो इतना क्वेश्चन हम कर सकते हैं, मोलैरिटी भी फाइंड कर लेते हैं इसी क्वेश्चन पे। तो 98% है बेटा, 98% का मतलब वही है 98 ग्राम, इसका मतलब है 98% H2SO4 बाई वेट। तो इसी पे कर लेते हैं क्वेश्चन, दोनों चीज हो जाएंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा 98 ग्राम H2SO4। ये लाइन देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, इस लाइन को समझने की कोशिश करो। प्रेजेंट, क्योंकि जैसे ही ये लाइन लिख दोगे ना तुम, तुरंत तुम्हारा दिमाग चलने लगेगा क्या होना है। प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये लाइन लिखते ही तुम्हें चलने लगेगा दिमाग, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो इसका मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, तो इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि उसमें तो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बताते हैं ना। वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 100 माइनस 98 कितना आ जाएगा? 2 ग्राम आ जाएगा। 2 ग्राम सॉल्वेंट हो जाएगा इसमें। ठीक है ना? अब जब 2 ग्राम सॉल्वेंट हो जाएगा तो इसका मतलब 2 ग्राम सॉल्वेंट में 2 ग्राम सॉल्वेंट कंटेन्स कितना करता है भाई? कंटेन्स 98, यानी 1 मोल। 98 डिवाइडेड बाई 98, सीधा मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर रहा हूँ, इक्वल टू 1 मोल। तो इसका मतलब ये मोल आ गए। अच्छा, तो एक में कितना हो जाएगा? 1/2। और 1000 में कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम में, क्योंकि 1 किलोग्राम में निकालते हैं ना मोलैलिटी निकालते टाइम, तो 1/2 इंटू 1000, तो कितना आ जाएगा अपने पास? 1000 काट दो, 500 m आ जाएगा इस मोल का। स्मॉल m लिखा है मैंने, याद रखना। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं निकल रहा? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है भाई। क्लियर है बात यहाँ तक? तो हाँ, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, यस सर क्लियर है। हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं ये देखो ना बेटा। जब बेटे मुझे एक बात बताओ, तुम सिर्फ फॉर्मूले को इतना याद रखो कि फॉर्मूले में क्या क्या चीजें हैं और कैसे यूज करनी है, बाकी जाओ इस तरीके से, क्योंकि परसेंट वाला क्वेश्चन हमेशा परेशान करने वाला है हमेशा। ठीक है ना? अच्छा, एक और बात बताओ छोटी सी। उस दिन कल हमने एक चीज पूछी थी कि बेटा मुझे ये बताना कि मोलैरिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे कि मोलैरिटी डिपेंड करती है? आपने मुझे जवाब दिया था कि सर मोलैरिटी डिपेंड करती है बिकॉज ऑफ, जब मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं मोलैरिटी का, तब उसमें वॉल्यूम आता है, और वॉल्यूम लिक्विड का वॉल्यूम, खासतौर से लिक्विड का वॉल्यूम, आई मीन टू से सॉल्वेंट का वॉल्यूम, जब सॉल्वेंट का वॉल्यूम आता है तो वो चेंज होता है विद टेम्परेचर। गैस का चेंज होता है, सॉलिड का चेंज नहीं होता है। सॉलिड का बहुत माइन्यूट चेंज होता है, इसलिए हम सॉलिड को नहीं मानते हैं। लिक्विड का चेंज होता है, ये बात पक्की है। ठीक है ना? हाँ जी। अब मैं बात कर रहा था, अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा बस रिलेशन बता दो मुझे, रिलेशन बता दो, या नॉर्मेलिटी स्टार्ट कर दूं?
नॉर्मेलिटी स्टार्ट करता हूँ मैं पहले, फिर उसके बाद रिलेशन एक लास्ट में कराऊंगा आपसे, रिलेशन बिटवीन। अच्छा चलो, अब मैं आपको पास क्वेश्चन देता हूँ, चलो तुम क्वेश्चन करना, फिर इसको यस सर। घर से करके लाना, ज्यादा अच्छा रहेगा। यह है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। दूसरी चीज गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डी, ये डी गिवन है। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में रिलेशन फाइंड करना है अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, डी है तो। नंबर 1 पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा नेक्स्ट है इसी के साथ जुड़ा हुआ, फाइंड रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी फॉर very dilute solution, for very dilute solution। डेंसिटी गिवन है बेटा, डेंसिटी जो गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डी है, ठीक है ना। बस इतना याद रखना। अच्छा एक बात बताना छोटी सी मुझे बेटा, आईआईटी इस तरीके से पूछती है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसमें डाटा इंडिपेंडेंट होता है, डाटा इंडिपेंडेंट होता है, इसमें डाटा गिवन नहीं है लेकिन फिर भी पूछ रहा है वेरी डाइल्यूट फॉर सॉल्यूशन। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही तुम इसको सोचना शुरू करोगे तो चीजें सामने आने लगेंगी। पहला क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास, दूसरा क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास, तो दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, साथ में ये भी है, तो घर से करना, ट्राई करना, अगर टाइम मिले तो अभी करना, नहीं तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ नॉर्मेलिटी, ठीक है बेटा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक फॉर्मेलिटी टर्म हो रहा है उसे भी बता के चल देता हूँ। अभी फॉर्मेलिटी पे अभी क्वेश्चन तो आता नहीं है लेकिन फिर भी बतानी जरूरी है, नाम फिर मेरे से पूछोगे सर फॉर्मेलिटी होती क्या है। एक्चुअली बेटा मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या कहती है, मोलैरिटी कहती है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन 1 लीटर सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अच्छा फॉर्मेलिटी सेम केस है, फॉर्मेलिटी जो होती है मैं लिखता हूं एफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। मैंने इसलिए मोलैरिटी की डेफिनेशन बोली पहले क्योंकि मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी बिल्कुल मिलती जुलती है। बेटा एक बात बताना, मोल को क्या और कहते हैं, मोल को कहते हैं ग्राम मोलिकुलर मास, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कितने ग्राम मोलिकुलर मास प्रेजेंट हैं, कितने ग्राम मोलिकुलर मास प्रेजेंट हैं। अगर हम सॉल्यूशन का वेट दे रखा है तो हम उसके मोल बनाने के लिए क्या करते हैं, मोलिकुलर वेट से डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ग्राम मोलिकुलर मास कितना प्रेजेंट है, तो अल्टीमेटली फॉर्मेलिटी क्या होती है, फॉर्मेलिटी एफ होती है, एफ इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मलिटी एनसीईआरटी में नहीं है ना, एनसीईआरटी में नहीं है, हाँ एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। मतलब बताना हमारे एक्चुअल में क्या है कि हमें तो सब कुछ बताना है, एनसीईआरटी में जो कवर करना है वो तो कवर करना ही करना है, वो जो है उससे तो मैं छोड़ता नहीं, उसे छोड़ ही नहीं सकता मैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, 100% क्वेश्चन उसी से बनेगा। आप घूमने की जरूरत ही नहीं है, टॉपिक उसी में से होगा, क्योंकि बेटे यूपीएससी उससे बनाता है पेपर, आईआईटी उससे बनाता है पेपर, बस इतना होता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती है और कुछ नहीं होता। तो ये ग्राम फॉर्मूला मास या ग्राम नंबर ऑफ ग्राम मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास
तो फॉर्मूला मास, अच्छा पहली बात, फॉर्मेलिटी यूज होती है आयनिक कंपाउंड्स के लिए। इट इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स स्पेशली, ठीक है। अब हाँ, अब ये जो बात आती है, मान लो एग्जांपल लेते हैं NaCl का। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। जब NaCl एक आयनिक कंपाउंड है तो इसका मतलब अगर मुझे निकालना है ये नंबर ऑफ ग्राम ऑफ फॉर्मूला मास, नंबर ऑफ, जिस तरह नंबर ऑफ मोल लिखते हैं ना बेटे, या नंबर ऑफ ग्राम मोलिकुलर मास बोल सकते हो उसे, नंबर ऑफ ग्राम मोलिकुलर मास, तो इसी तरह नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास बोलता हूं इसे मैं, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, ठीक है बेटे। तो फॉर्मूला मास एग्जैक्टली होता क्या है मैं बता देता हूं। वेट अपॉन, नीचे करते हैं मोलिकुलर मास, वहां पे मोल बनाने में वेट अपॉन मोलिकुलर वेट करते हैं, या ग्राम फॉर्मूला मास करते हैं फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास कुछ नहीं होता, आयनिक कंपाउंड का मोलिकुलर मास होता है फॉर्मूला मास। कोई डाउट तो नहीं यहां तक? तो मैं क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इसके ऊपर, बस सिर्फ इतना बता के निकल जाऊंगा। और अगर क्वेश्चन आएगा तो सामने सीधा क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक तो, ठीक है बाबू। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कभी क्वेश्चन आता देखा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछे फॉर्मेलिटी तो इसका क्वेश्चन कर सकते हो तुम। और सीधा क्वेश्चन आया है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिलेशन में नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो आगे चल, हाँ बोलो बोलो। मैं बात करता हूँ नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी सबसे मजेदार चीज है और बहुत इजी, ये बहुत आसान सी चीज है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सर वो हाँ पिछला पेज एक बार फिर से दिखा दीजिए, उसके एंड में नहीं दिखा अभी। कोई बात नहीं, कोई लिखो। हाँ खुशी हो क्लास में बेटा? हो गया सर, हो गया। हाँ क्लियर है बात यहाँ तक? तो चले आगे। हाँ जी, यस सर। मैं बात कर रहा था नॉर्मेलिटी की। अच्छा बेटा, नॉर्मेलिटी क्या होती है? सुनना, कुछ नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। और मैं ये सारी चीजें पहले पढ़ा देता हूँ, उसके बाद सबसे लास्ट में नॉर्मेलिटी पढ़ाता हूँ। कारण क्योंकि मोलैरिटी के बारे में सुना होता है, मोलैरिटी के क्वेश्चन भी कर लिए होते हैं, मोलैरिटी के बारे में सुना होता है। मोलैरिटी अपने आप में एक अलग सी चीज है, क्योंकि हम उसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। बाकी सब केस में हम कैसे निकालते हैं? बाकी सब केस में हम निकालते हैं, बाकी सब केस में वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। अच्छा बेटा एक बात सुनना, नॉर्मेलिटी क्या होती है? सुनना बात को, नॉर्मेलिटी क्या होती है? मैंने डेफिनेशन नहीं बताई क्या इसके पीछे वाले क्वेश्चन की? डेफिनेशन बता देता हूँ पहले, इसके बात करता हूँ मैं। नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन लिख लो, नहीं तो मुझे परेशान करेगी। फॉर्मेलिटी क्या होती है मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन। इट इज द नंबर ऑफ फॉर्मूला मास, इट इज द नंबर ऑफ फॉर्मूला मास in gram present in 1 liter of solution. In case of formula mass, in case of formula mass, in case of formula mass is equal to molecular mass. Formality is equal to
फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। भाई पुराना हम पूरा करा देंगे, अभी ज़्यादा सिलेबस नहीं निकला है, अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। मोलैरिटी इक्वल टू मोलैरिटी, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं। मेन चीज़ है जहाँ से पढ़ा रहा हूँ वहाँ से आगे समझने की कोशिश करें बस। उसके बाद पुराना तो करने के लिए टाइम चाहिए थोड़ा सा, उसे भी करा दूंगा। लाइक मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। लाइक पता ही है जब वॉल्यूम आ रहा है तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जितनी भी चीज़ों में वॉल्यूम आता है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। It is used for ionic compounds। ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। एक बात बताऊं, इसमें फॉर्मेलिटी पे जो क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल तो इजी बने ना बने, लेकिन फॉर्मेलिटी पे जो क्वेश्चन बनेगा ये इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा कि आपसे पूछेगा ये वाली चीज, इससे ये पूछेगा आपको फॉर्मेलिटी इज, ये 3 केस लिख सकता है। If case of formula mass is equal to molecular mass, formality is equal to molarity, एक स्टेटमेंट ये आएगा। It also depends on temperature, एक स्टेटमेंट ये आएगा। It is used for ionic compound, very very important स्टेटमेंट। तो ये 3 स्टेटमेंट है और एक स्टेटमेंट और डाल देगा अपनी तरफ से, तो उसमें पूछ लेगा करेक्ट स्टेटमेंट, और या फिर आपसे पूछेगा कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इस तरीके का क्वेश्चन इसमें बनता है भाई। तो ये सोचने वाली बात है, मेन चीजें ये हैं, इस तरीके की चीजों को याद रखना है बस। और इट इज एग्जांपल में ले सकते हो, मैं लिख लेता हूँ। एग्जांपल हो सकता है NaCl हो सकता है, और KNO3 हो सकता है, और CaCl2 हो सकता है। ये सब आयनिक कंपाउंड है फिलहाल के लिए। और ए मोल ऑफ ionic compound is called 1 4 mole is called 4 mole। इसे बोलते हैं 4 mole, मोल के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 mole। एंड मोलैरिटी एज कुछ नहीं है बस, और कुछ भी तो नहीं है। मोलैरिटी एज फॉर्मेलिटी, ठीक है जी, इतना सी बात है। और F से डिनोट करते हैं, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में चलता हूँ नॉर्मेलिटी को पढ़ाता हूँ। सर ए मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फॉर्मोल। हाँ 4 मोल। क्वेश्चन भी करा दीजिएगा बाद में। हाँ मैं करा दूंगा इसका क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होना, क्वेश्चन में करा दूंगा मैं। मेन चीज है कि ज्यादा आते ही नहीं है, कराऊंगा जरूर 100%। 1-2 क्वेश्चन में डाल दूंगा इसका। यस सर, क्लियर थोड़ा अच्छे से। हाँ बिल्कुल, टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चले भाई आगे। नॉर्मेलिटी मेरी मेन टॉपिक, मेरा नॉर्मेलिटी है एक्चुअली। तो मेरा मुद्दा ये है कि नॉर्मेलिटी पढ़ा दूँ मैं एक बार, क्योंकि उसके ऊपर मेरी टाइट्रेशन है पूरी। मोलैरिटी का यूज़ नहीं मैं करता हूँ टाइट्रेशन में, कर सकते हैं बट स्टिल मैं नहीं करता हूँ। लेकिन मैं नॉर्मेलिटी एक बार सीख जाऊँगा तो मैं मोलैरिटी सब भूल जाऊँगा, सिर्फ नॉर्मेलिटी से क्वेश्चन करूँगा। टाइट्रेशन तो पूरी नॉर्मेलिटी से होती है। नॉर्मेलिटी किससे कहते हैं? अच्छा बेटा ध्यान से समझ लेना। जैसे मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी मैं साइड में लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ इसके नीचे। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। V इन लीटर ऐसे लिखूंगा मैं, ठीक है। अच्छा अगर इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू M इंटू V, ये फॉर्मूला इन लीटर में।
चेक करना, इन लीटर, ठीक है। अगर इसी को हम नंबर ऑफ मिलीमोल बोलेंगे, नंबर ऑफ मिलीमोल, मिलीमोल्स इक्वल टू आएगा m इंटू बी इन V को मिलीलीटर। ml ले लेंगे। हाँ शाबाश। अच्छा बेटा एक बात बताना तुम मुझे, देखो बेटा हर फॉर्मूला जो होता है ना, हर फॉर्मूला अपनी कहानी बोलता है। वो खुद कहता है कि मैं ये हूँ भाई, सुन ले एक बार मेरी बात। वो कहता है, ये फॉर्मूला बोलता है कि वो सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम V है में नंबर ऑफ मोल्स n है अगर, तो उसकी मोलैरिटी m है। मतलब उसने कहा अगर V वॉल्यूम ऑफ V लीटर सॉल्यूशन है और उसमें n मोल्स उसके प्रेजेंट हैं तो उसकी मोलैरिटी m होगी, ये कहता है वो। लेकिन ये क्या कहता है, ये कहता है m मोलैरिटी का कोई V लीटर सॉल्यूशन है, m मोलैरिटी का कोई V लीटर सॉल्यूशन है, तो उसमें सोल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट होंगे, ये कहानी ये बोलता है। तो इतना अंतर है। अच्छा अब बस इसे मैं साइड में रखता हूं, अब नॉर्मेलिटी स्टार्ट करता हूं। तो नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं n से। नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स चेक करना। जैसे नंबर ऑफ मोल होता है वैसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट V इन लीटर, V इन लीटर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, तो इसी तरह चलने देना। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट यानी W बोलते हैं वेट को और यहाँ बोलते हैं E बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट को। तो मेरी बात समझते चलना बेटा, जैसे मोल निकालते हैं, मोल निकालते हैं ना, मोल निकालने के लिए क्या करते हो आप बताओ मुझे, मोल निकालने के लिए क्या करते हो? वेट अपॉन मोलर मास। वेट अपॉन मोलर मास करते हैं। तो जब इक्विवेलेंट निकालने होते हैं तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट करते हैं। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, दैट इज इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर, दोनों में से कुछ ही कह लो। एन फैक्टर को हम क्या कहते हैं, एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ वेट में सिर्फ हम इक्विवेलेंट वेट बना रहे हैं। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, देखो कोई भी वेट है अगर हम उसे मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। सॉरी, अगर हम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे वेट को तो मोल्स आ जाएंगे, अगर हम वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। दोनों पैरेलल हैं, बस फर्क होगा अमाउंट का, फर्क होगा अमाउंट का। तो मैं बात कर लेता हूं, यहां से एक रिलेशन बनाता हूं इक्विवेलेंट वेट में और मोल्स में। तो यहां से ये मॉलिक्यूलर वेट है, ये मॉलिक्यूलर वेट है और ये इक्विवेलेंट वेट है। अच्छा ये एन फैक्टर है, तो यहाँ से एक रिलेशन बन जाता है, इसे हम एन लिखूंगा, अब मैं एन फैक्टर को एन लिख दूंगा, मैं लाइन बना दूंगा एक, तो उससे हम चार्ट याद रखेंगे कि एन फैक्टर किसके लिए क्या यूज करना है, एन फैक्टर किसके लिए क्या यूज करना है। मैं चार्ट बना देता हूँ एक। तो बेटा ये है, यहाँ मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। देखो मैं कैसे यूज करूंगा, एट सबसे पहले एलिमेंट होता है, सबसे पहले क्या होता है, एलिमेंट। तो एलिमेंट को यूज करता हूँ मैं लिख देता हूँ इधर, एलिमेंट के केस में क्या होगा, ये एलिमेंट है, एलिमेंट के केस में एन फैक्टर क्या होगा, किसी भी एलिमेंट के केस में, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम एन फैक्टर, और एक एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे, यहाँ हम लेंगे एन फैक्टर और इधर हम क्या लेंगे, एग्जांपल ले लेंगे और इक्विवेलेंट वेट निकाल के बताएंगे। ये एग्जांपल है और इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे। ये इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। अच्छा एलिमेंट है तो एलिमेंट में कुछ भी ले लो जो तुम्हारा मन करे, एल्यूमिनियम ले लो, चाहे एल्यूमिनियम ले लिया, ओह सॉरी एलिमेंट है ना, तो थोड़ा सा तुम लिखते रहना, मैं इधर साइड में मैं लिख दूंगा।
यहाँ लिखना आप एलिमेंट। एन फैक्टर क्या होगा, मान लो एग्जांपल ले लिया हमने एल्यूमिनियम, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, दैट इज वैलेंसी। इस केस में होगा वैलेंसी, तो वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट होता है ई। ई क्या होता है, मोलिकुलर वेट या फिर एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो इधर से क्या आ जाएगा यहाँ पे इसके केस में, दैट इज 27 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू आ जाएगा 9। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट जो होता है वो 9 ग्राम का होता है। ठीक है जी। अब देते हैं आयन, अब लेते हैं आयन। आयन ले लेते हैं कैल्शियम +2। कैल्शियम +2 अपनी तरफ से ले रहा हूँ, जो तुम्हारा मन करे वो ले लेना। इसमें होता है चार्ज, इसमें होता है चार्ज, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, लेकिन हम लेंगे सिर्फ चार्ज, तो इसका मतलब आएगा 2। तो इसका हो जाएगा, कैल्शियम होता है 40, तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 2 यानी 20 ग्राम। नेक्स्ट आता है सोल्ट लेते हैं, सोल्ट लेते हैं। तो सोल्ट के केस में कुछ भी तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारा मन करे, क्या लेना चाहिए, NaCl ले लूं या फिर AlCl3 ले लूं या फिर CaCl2 ले लूं, CaCl2 ले लूंगा, CaCl2। तो बेटे CaCl2 को आपको कैसे ले सकते हो, इसका इक्विवेलेंट वेट अलग और इसका इक्विवेलेंट वेट अलग, ऐसे भी ले सकते हो, या फिर किसी एक का चार्ज, या फिर किसी एक का चार्ज। मैं लिख देता हूँ ये यहाँ पे, किसी एक का पॉजिटिव ले लो, किसी एक का, किसी एक आयन का चार्ज, किसी भी एक आयन का ले लो, टोटल लेना, लेकिन किसी भी एक आयन का टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। ठीक है जी। तो इस केस में जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, दैट इज 2। 2 नेगेटिव हैं 2 पॉजिटिव हैं, तो टोटल हो जाएगा कैल्शियम का 40 और प्लस 40 + 71, तो यानी कितना हो जाएगा 71 है ना, दैट इज डिवाइडेड बाय 2, यानी 111 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना आ जाएगा 55 55 110 50.5 आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, इतना आ जाएगा। दूसरा हम लेते हैं मैं बेस का पहले लेता हूँ, लास्ट में एसिड लूंगा। बेस का, बेस होते हैं नंबर ऑफ OH आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल। एक्चुअली इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, रिप्लेसेबल बोलूं या ना बोलूं, रिप्लेसेबल OH आयन। ठीक है जी। अब रिप्लेसेबल OH आयन होते हैं उतने ही, अब एग्जांपल ले लेते हैं हम भैया, NaOH है, NaOH के केस में ये हो जाएगा 1, CaOH का होल ट्वाइस है, इसमें हो जाएगा 2, इसके बाद आ जाएगा 2, इसमें आ जाएगा नेक्स्ट है इसके बाद आ जाएगा क्या, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा 3, जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, इसमें हो जाएगा 2। ठीक है। अच्छा ये समझ गए ना, तो ऐसा तुम्हें मिलेगा भाई, यही है जो फेमस है, बाकी और होगा तो मैं बता दूंगा भाई, ऐसा कोई ऐसा है नहीं वैसे। तो इनके केस में जब हम NaOH के केस में निकालते हैं तो 40 आएगा इसका इक्विवेलेंट वेट, डिवाइड बाई 1 यानी 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 ग्राम। और कैल्शियम के 40, और OH का कितना होता है बेटे, OH का होता है 16, 16 दूनी 32, 32 दो 34, 34 40 74, 74 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 2, यानी कितना आ जाएगा 37 ग्राम। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम 27 और वही 16 2 18, 18 3 54, होगा कि नहीं होगा, 16 2 16 और 1 17, 17 होगा, 17 34 40 17 होगा, 16 और 1 17, 17 3 51, 51 और 27 कितना होगा भाई, 51 और 27 78 डिवाइड बाई 3, 3 दूनी 6 और जी 3 6 18, 26 ग्राम हो जाएगा। जिंक हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड का, जिंक का होता है 30, जिंक का कितना होता है भाई 30, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है। ओ प्रभु, जिंक का कितना होता है बच्चे बता दो मुझे यार, जब भूल लिया भाई मैं, किसी को याद है जिंक का, 60 होना चाहिए आई थिंक। जिंक का मास नंबर याद है किसी को,
यार बड़े वैसे बच्चे हैं भाई, हमारे याद नहीं तो किसी के याद नहीं, हमें याद तो सब याद। जिंक का मास नंबर, 65 होता है। अच्छा शाबाश बेटा, 65.38। ठीक है 65 ले लेंगे। तो 65 17 दूनी 34 और 65 कितना हो गया 65 69, 69 और 30 99, 99 डिवाइडेड बाई 2 यानी लगभग कितना आ जाएगा 49.5, ये इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? तो ये बन गया बेस के लिए चार्ट। अब बात करते हैं सबसे लास्ट में एसिड के लिए, और बल्कि रेडॉक्स के लिए भी पढ़ाऊंगा। रेडॉक्स के लिए अलग चीज है, रेडॉक्स पूरा अलग टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। रेडॉक्स भी इसी में लपेट दूंगा, और रेडॉक्स के बाद तुम्हारा चैप्टर मतलब रेडॉक्स भी लेना है, टाइट्रेशन भी, सारी। बस 2 दिन का चैप्टर मुश्किल से बचा है मेरे हिसाब से, क्योंकि रेडॉक्स में भी टाइम लगाऊंगा। रेडॉक्स भी पढ़ा दूंगा, 12th का चैप्टर है लेकिन अभी पढ़ा दूंगा रेडॉक्स भी। क्या पढ़ा रहे थे बेटे में? एसिड के लिए। एसिड के केस में एन फैक्टर क्या होता है? एसिड के केस में एन फैक्टर क्या होता है? एग्जाम्पल इसमें ले लूंगा, और मैंने इधर ले लिया था, एग्जाम्पल इसमें ले लूंगा, और उसके बाद एन फैक्टर इधर लिखेंगे हम। याद करने, भूलने नहीं, तरीका बता दिया आसान याद करने का, और इधर से इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। चलो जी, सबसे पहले नंबर ऑफ, इसके केस में एन फैक्टर होते हैं नंबर ऑफ एच आयन रिप्लेसेबल, ये कंडीशन इसमें है, रिप्लेसेबल। ठीक है जी, रिप्लेसेबल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब गिनती लिखते हैं एसिड के केस की। सबसे पहले HCl कितना 1, H2SO4 कितना 2, इसके बाद HNO3 कितना 1, इसके बाद देखो फॉस्फोरस वाले याद कर लेना, H3PO4 H3PO3 H3PO2, बस ये तीनों याद कर लेना। कैसे हो जाएंगे? एक ऑक्सीजन से एक कम, 3 2 1। ये स्ट्रक्चर से पता चलता है भाई, जो ऑक्सीजन से H जुड़ा रहता है वही भागता है, ऑक्सीजन से जो H+ जुड़ा रहता है वही रिप्लेसेबल होता है, याद रख लेना। क्या कहा मैंने? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H ही रिप्लेसेबल होता है। अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो मैं साइड में बना देता हूं तुम्हारे लिए, पी सेंटर में, इधर कितने हैं इसमें 3 OH, 3 है इसके, तो 3 OH आएंगे इसके पास ऐसे, ये आ गया 3 OH, ठीक है। और 2 वैलेंसी और बच रही हैं, उस पर डाल लूंगा चौथा O, तो 5 आ गया, H3PO4 बन गया। क्लियर हो गया बात? तो 3 OH इसमें आपस में जो O से जुड़े हुए हैं, ये तीनों रिप्लेसेबल हैं, कोई डाउट तो नहीं है? तो इस तरीके से। इसके बाद आता है H3PO3 हो गया, और नेक्स्ट आता है H3BO3, इसका होता है, देखने में लग रहा है एक्सेप्शन केस है, 1 होता है, 1 होता है इसका, ठीक है। और कोई है क्या यार? भूल गया मैं, कोई और सा भी है क्या? जल्दी बता दो, है कोई याद तुम्हारे भी? है भैया, है कोई याद? अरे बता दो, है क्या कोई याद? एसिड नहीं याद है क्या कोई? H2SO3 लिख लो, चलो H2SO3 कितना हो गया? 2 होंगे इसके भी। तो और कोई है मेरे पास? HClO4 HClO3 सबका 1 होगा। क्लोरस एसिड याद कर लेना, क्लोरस CHLO और OUS, क्लोरस एसिड इक्वल टू 1 है, ये भी 1 है भाई। इतने सारे एसिड मिलेंगे, उन सबका 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेन यही है जो सामने आते हैं, ठीक है। हाँ एक और बता देता हूँ, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, और इनका बहुत पूछा जाता है, तो इनका हम इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे। पहले ऑक्सैलिक एसिड लिखूंगा बाद में, पहले इसका लिख लेते हैं। 36.5 आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 आ जाएगा, तो इक्वल टू 36.5 निकाल लेंगे ना आप। तो H2SO4 98 डिवाइड बाई 2, इसकी इंपोर्टेंस समझाऊंगा, 49 आ जाएगा। HNO3 कितना? H1 है, N कितना है 28, 29 और 48, 29 और 48, 9 8 37 37 और 77 डिवाइडेड बाई 1,
तो कितना आ जाएगा 1, यानी 77 आ जाएगा। बाकी सबका निकाल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक लास्ट में और ऐड कर लेंगे, एक लास्ट में और ऐड कर लेंगे, दैट इज H2C2O4। ये क्या होता है, 2 होता है, इस क्या होगा 2, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट निकाल लेना, इसका कितना बनेगा, क्या हो जाएगा, H2 12 दूनी 24, 26, 26 और 64, 6 26 64 कितना हो गया, 80 है 90, 90/2 यानी 45 हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं ज़्यादा। तो एक और ऐसे था शायद कोई है, तो अगर मेरे याद नहीं आ रहा, वैसे तो सारे हो गए, ऐसे जितने एक्सेप्शन थे वो भी हो गए, ऐसा कोई है नहीं सामने। तो जी ये वाले केस हैं भैया, इतने समझने हैं तुम्हें, तो इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख गए होंगे मुझे लगता है। कोई परेशानी हो तो बताओ भाई किसी को। सर सॉल्ट का एक एग्जांपल और दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, सॉल्ट का बताता हूँ बेटा। CaCO3 लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं CaCO3। रेडॉक्स बचा है अभी, रेडॉक्स अलग ही टॉपिक है बिल्कुल, रेडॉक्स समझाऊंगा, पहले रेडॉक्स बता दूं क्या होता है, उसके बाद में चलेंगे। अच्छा हाँ जी, नॉर्मेलिटी तो निकालते हैं पहले। अच्छा सॉल्ट लेते हैं, CaCO3 लेते हैं बेटा। CaCO3 एक क्या है, सॉल्ट है। तो बेटा इसका क्या करोगे, इसका मोलिकुलर वेट कितना बनेगा, मोलिकुलर वेट कितना बनेगा, कोई बताएगा मुझे, जल्दी बता दो। 40 प्लस 12 100 बन गया, आपका 48, ठीक है। हाँ 100 बन गया भाई पूरा, तो 100 हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा बेटे, बेटे इसमें कैटायन और एनायन क्या क्या है, कैटायन तो है मेरे पास Ca+2, एनायन क्या है मेरे पास CO3-2। CO3 2-। हाँ तो क्या हो जाएगा 100/2, किसी एक का चार्ज कितना आ जाएगा, 50 ग्राम आ जाएगा। कोई डाउट मनस्वी, हो गया बेटे, यस सर। कंफ्यूजन कुछ, नो सर। चलिए अब एक और चीज करते हैं, अब नॉर्मेलिटी बताते हैं, नॉर्मेलिटी पे पहुंचते हैं भैया वापस से। तो नॉर्मेलिटी क्या हुई बेटा, नॉर्मेलिटी हो गई, n से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मेलिटी को, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ इन लीटर। इसका मतलब डेफिनेशन क्या बनती है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के जितने इक्विवेलेंट प्रेजेंट होंगे उसी को हम क्या कहेंगे, नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कहेंगे। तो अगर मैं यहाँ से जिस तरह मैंने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला निकाला था, उसी तरह मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकालता हूँ। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा, बोलो जल्दी, n × v, दैट इज इन लीटर। और अगर मिली इक्विवेलेंट निकालने हो, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, n × v इन मिली लीटर। कोई डाउट तो नहीं आ तक तो चलिए इसके बाद बात करते हैं हम, ये रिलेशन याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पूरी टर्मिनोलॉजी में ये यूज करूंगा, ठीक है। ये नॉर्मेलिटी हो गई, और क्या बचता है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, फाइंड रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। बताओ भाई क्या बनेगा रिलेशन, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो। कोई बच्चा बता सकता है क्या बनेगा रिलेशन, नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। चलने दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, एफ लिखता हूँ, NF लिखता हूँ, और डिवाइड बाय बड़ा वाला डिवाइड
वॉल्यूम इन लीटर। अच्छा बेटा, अगर ऐसी बात है सही है ना, कोई परेशानी तो नहीं है? अरे गलती कर दी है, गलती कर दी हमने, है ना? ये तो इक्विवेलेंट वेट लिख दिया मैंने। number of moles of solute by molarity equal to equivalent weight upon हाँ, n. यहाँ आएगा इक्विवेलेंट वेट, सॉरी वेट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, ये बनेगा। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट को क्या लिख सकते हैं, पहले इक्विवेलेंट वेट लिख लें और इनटू क्या कर दें, वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ सकता। वेट ऑफ सोल्यूट लिख लें, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट को क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर, एन फैक्टर। तो और इनटू में वॉल्यूम चल ही रहा है। हाँ वॉल्यूम। Yes, sir. तो बेटे ये क्या हो जाएगा, इसे ऐसे थोड़ा सा सही करके लिख लूं, एन फैक्टर ऊपर पहुंच जाएगा, ये आ जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई 1 molecular weight into volume. ये आ जाएगा, वॉल्यूम इधर ले लेते हैं, वॉल्यूम इन लीटर, और इधर ले लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो बेटा ये वाली टर्म जो बन गई, ये मोल बन गए, ये मोल बन गए, तो इतना टर्म हो गया अपने पास, मोल बन गया। तो एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स बन गए ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये बन गई मोलैरिटी, ये बन गई मोलैरिटी। तो इसकी वैल्यू आ गई n इक्वल टू एन एफ इंटू एम। सीधा याद करेंगे, अगर मोलैरिटी गिवन है कहीं पे तो नॉर्मेलिटी गिवन, नॉर्मेलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? No, sir, कोई confusion नहीं है। हाँ ठीक है बेटा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में भी रिलेशन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? हाँ जी, क्या क्वेश्चन देता हूं मैं एक, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो होते हैं इसके। अभी तो फिलहाल मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो पहले, कैलकुलेट द, ये क्या हो गया, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 1 है पहला वाला, ये है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिल इक्विवेलेंट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिल इक्विवेलेंट। क्वेश्चन समझ लेना, ऑफ एसिड present in 100 milliliter, present in 100 milliliter of 0.5 m oxalic acid solution, Calculate the number of. oxalic acid, Calculate the number of. क्या करे बेटा,
कैलकुलेट द नंबर ऑफ के बाद क्या लिखा है सर? नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट, मिली। ओके सर। हाँ, एक क्वेश्चन ये करना है, अगला क्वेश्चन दूसरा मैं लिख देता हूं, तब तक आप इसे करो। कैलकुलेट द मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। हाँ खुशी, प्रेजेंट हो बेटा यहाँ पे? यस सर। हाँ बेटा, आ रहा है कुछ समझ में? यस सर। हाँ, तो मेरा कहना सिर्फ आपसे ये है कि अभी तो मैंने जो नया टॉपिक स्टार्ट किया है, मेन चीज वो समझ में आनी चाहिए। तो पीछे का ज्यादा तो डिस्टर्ब नहीं हुआ है, मुश्किल से 3-4 लेक्चर छूटे हैं, तो उनको हम कवर अप कर लेंगे। बट वो इतने, मतलब वो इनसे टॉपिक से थोड़ा अलग है, बस सिर्फ मोल बताना है उसमें, और कुछ नहीं है। बाकी चीजें हो सकती हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो हो जाएंगी। मैं पुराने लेक्चर आपको रिव्यू करा दूंगा, तो आप कवर कर लेंगे। बाकी आप कंटिन्यू रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी, कहाँ थे? यस सर। Calculate the milli equivalent of H2SO4 present in 10 milliliter of N/2 H2SO4 solution. Next है calculate the strength in normality and in gram per liter in 100 milliliter of solution of KOH containing 10 मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH। 3 क्वेश्चन है ये अभी तक के, जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, ये आप कर सकते हो। उसके बाद हम टाइट्रेशन के क्वेश्चन करेंगे, अभी तो अगले टर्म से। और रेडॉक्स पढ़ाऊंगा, रेडॉक्स का इनफैक्टर कैसे निकालते हैं, और टाइट्रेशन के क्वेश्चन कराऊंगा। बस ये इतना काम करना है मुझे, और टाइट्रेशन समझानी है भैया। टेकन 3 खेल के आना, अगर नहीं खेल रहा तो जिसने खेल रखा है उसने बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं खेल रखा और भी अच्छी बात है। लेकिन टेकन 3 खेल लेंगे तो टाइट्रेशन समझ में आ जाएगी, जल्दी समझ में आ जाएगी, तो इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बोल। क्या कह रहे बेटा? सर क्वेश्चन वाली स्क्रीन चली गई। ओह सॉरी, लो जी। हे प्रभु। अभी जितनी थ्योरी कराई है उसके बेस्ड है ये क्वेश्चन बेटा, अलग कुछ नहीं है, सिर्फ नॉर्मेलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। मिली इक्विवेलेंट निकालने सब करना है, बस और कुछ नहीं करना। कंडीशन अप्लाइड मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं। क्वेश्चन हमेशा ऐसे करे जाते हैं, सिर्फ बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सी चीज किस टर्म में है ये होना चाहिए बस। केमिस्ट्री में मैंने बताया कक्षा 10 से ऊपर का मैथमेटिक्स नहीं लगता है, 10 भी बहुत ज्यादा बोल दिया, कक्षा 5 तक का मैथमेटिक्स लगता है, उसी में केमिस्ट्री हो जाती है, फिजिकल हमारी। लेकिन दिमाग बहुत लगता है भाई, दिमाग अगर लगा गए तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। और IIT तो वो भी नहीं कराती, मैंने बता दिया, कैलकुलेशन नहीं करवाती IIT सिर्फ दिमाग लगवाती है। क्वेश्चन नोट कर लिया भाई सबने? यस सर। हाँ तो आप कर सकते हो। सर सेकंड क्वेश्चन में 10 ml ऑफ के बाद क्या लिखा है? 10 ml ऑफ N/2। ओके सर। हाँ जी। तो आप मुझे अगले टर्न पे इन तीनों के आंसर लेके आएंगे, और अगले टर्न पे मैं रेडॉक्स का इनफैक्टर सिखाऊंगा, रेडॉक्स क्या होता है ये बताऊंगा, और जहां तक भी हो पाएगा
चीजें, फिर उसके बाद क्योंकि टाइट्रेशन इसकी करा सकता हूँ मैं अभी, फिर मतलब एसिड बेस की टाइट्रेशन इससे करा सकते हैं, लेकिन फिर रेडॉक्स की कराऊंगा तो रेडॉक्स के लिए अलग से पढ़ाना पड़ेगा, ये चीज हो जाएगी। लेकिन करा के अभी चलूंगा बस, मैं अब नहीं कुछ भी छोड़ के चलूंगा मैं, भले ही एक लेक्चर फालतू लग जाए मेरा, तो रेडॉक्स वाला पोर्शन भी अभी खत्म करके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब करना सिखा दूंगा और एक ही बार में काम खत्म करूंगा, मत भले ये 2 लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाएंगे। हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ बोलो बोलो। ओके सर। एक बार नोट्स दिखा दीजिए कौन सा वाला बेटा? सर, आज के नोट्स दिखा दीजिए, एक सेकेंड। लीजिए लीजिए लीजिए, ये लो, बता देना मुझे पीछे चलना है क्या, हाँ सर, चलिए। बोल देना मुझे जहाँ रुकना होगा। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन 2 हो रहे हैं भाई, 5 क्वेश्चन हो गए आपके पास। पांच क्वेश्चन हो गए भाई, 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, बाकी तो न्यूमेरिकल है पीछे वाला। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर। हाँ देखो बेटा, मैंने तुम्हें आज भी यही बात Thank you, कहूंगा sir. और हमेशा यही बात कहूंगा, जब भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, घर जाके आधा घंटा उसे दे दो जरूर, एनालिसिस करने में चीजें दिखनी चाहिए, अगर दिखने लगी तो केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, जिस तरह फिजिक्स को देखा जाता है, जैसे मैथ को देखा जाता है, वैसे केमिस्ट्री भी दिखती है। अगर देखोगे तो दिखेगी बिल्कुल, अगर नहीं देखोगे तो नहीं दिखेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. थैंक यू।